सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने वांट ऑफ फैक्टर और RLVP के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर कैसे वांट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल होता है, हम उससे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो पहले हम एक दो क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर देखते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वांट ऑफ फैक्टर की, इट इज़ फाइनल मोल्स, मतलब फाइनल मोल जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया उसके बाद डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, जितने मोल्स हमने डाले थे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वांट ऑफ फैक्टर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना। अगर 1 मोल सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट का डाला तो सॉल्वेंट में जाकर वो 1 मोल कितने में कन्वर्ट हो गया, वो आई की वैल्यू का मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl डाला और NaCl पूरा टूट गया तो 1 मोल NaCl टूटने पर आपको पता है 2 मोल्स मिलेंगे, मतलब एक Na+ और एक Cl-। उसी तरह से अगर मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला और ये बोला गया कि पूरा का पूरा एसोसिएट हो जाएगा बेंजीन के अंदर, तो 1 मोल एसिटिक एसिड का आधा मोल बचेगा, तो वांट ऑफ फैक्टर उस केस में हाफ हो जाएगा। और NaCl के केस में वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 + n-1 इंटू अल्फा, वेयर n वॉज नंबर ऑफ आयन्स इंटू विच द सॉल्ट ब्रेक्स इंटू। ठीक है। और एक फॉर्मूला और था एसोसिएशन के केस में, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम होती है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। और कई केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा होता है ना एसोसिएट हो रहा होता है। ऐसे सॉल्यूट्स को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उसके अंदर 3 हमारे जो फेवरेट वाले हैं, कौन से हैं बोलो, याद आया? यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये 3 हमारे फेवरेट हैं। इनके आपको मोलर मास भी याद होनी चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जहां पर लिखें आप सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन, जहां पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आई की वैल्यू निकालेंगे। लिखो H2SO4 इज 95% आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड बोल लो या डिसोसिएटेड बोल लो। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर H2SO4। तो इस H2SO4 के लिए बेटा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालो फटाफट से। चलो तो लेट्स सी, H2SO4 है, ये क्वेश्चन 1 है हमारा आज की क्लास का। ये टूटा 2H+ प्लस SO4 - 2। अब आइडियली तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको कंप्लीटली ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन ने बोल दिया वो हमारे लिए एक तरह से पत्थर की लकीर है। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये 95% टूटा है तो 95% हमने आंखें बंद करके उसको मान लेना है। और कौन सा फॉर्मूला लगाना है? I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। I + n-1 इंटू अल्फा। अब ये 95% टूटा है तो बेटा अल्फा की वैल्यू 0.95 हो गई। अल्फा की वैल्यू 0.95 हो गई, तो I निकल जाएगा 1 + n। n कितना है? n कितना है? ये कितने में टूटा बेटा? नंबर ऑफ आयन्स इन विच इट ब्रेक्स इनटू। सो इट ब्रेक्स इनटू 3 आयन्स, 2 H+ और एक SO4 - 2। सो इट इज 3 - 1 इंटू 0.95। तो आंसर आएगा 1 + 2 इंटू 0.95। सो द आंसर विल बी 2.9। दिस विल बी द आंसर। अब देखो इस आंसर को देख के क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप 1 मोल H2SO4 का पानी में डाल दो तो उस 1 मोल में से बेटा जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, अंदर जाके आयन्स बन जाएंगे, दैट विल बी 2.9। तो एक तरह से इस सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर जाकर अपने आप को तोड़ दिया। तो ये कौन सा केस है? डिसोसिएशन का। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसको बोलेंगे हम, ज़्यादा असर डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि सॉल्यूट के केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा सॉल्यूट डाला है। आपने NaCl डाला हो, आपने Na2SO4 डाला हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नेचर ऑफ पार्टिकल से इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जैसे डेमोक्रेसी, मैंने आपको बोला था डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक बंदा हिंदू है, एक बंदा मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, उसकी एक वोट एक मानी जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई सा भी आयन हो,
कोई सा भी मॉलिक्यूल हो उसका एक माना जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका नंबर है 1, चाहे वो मॉलिक्यूल बड़ा हो, चाहे वो मॉलिक्यूल छोटा हो, चाहे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो, चाहे मॉलिक्यूल में कुछ ना होता हो, चाहे मॉलिक्यूल सिंगल आयन हो, चाहे वो सिंगल पॉजिटिवली चार्ज हो, चाहे वो 2 चार्ज रखता हो, चाहे वो 3 चार्ज रखता हो, वट एवर इट इज डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वट मेक्स द डिफरेंस इज कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बेटा। तो ये वाला H2SO4 1 मोल टूटकर 3 पार्टिकल देता है, लेकिन यहाँ पर 2.9 क्यों आया? क्योंकि पूरा टूटा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये पूरा टूट जाता तो 3 बना देता। और एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखो अपनी कॉपी में सेकेंड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिक एसिड इज 10% एसोसिएटेड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड इज 10% एसोसिएटेड इन बेंजीन। तो आपने एसिटिक एसिड को डाला, उसमें से 10% एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर जाकर जुड़ गया एंड फॉर्म्स अ डाइमर। मतलब 2 मर गए और 1 बन गया। डाइमर का मतलब होता है 2 मर गए और 1 बन गया। चलो अब आपका काम है कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, वीडियो पॉज करें और फटाफट से इसका आंसर निकालें। हाँ प्यारे बच्चों, क्या आप कर पाए सेकेंड क्वेश्चन एसोसिएशन वाला? तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमको इसमें एक इक्वेशन लिखनी होगी। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, CH3COOH एसोसिएट हो गया और इसने बना लिया CH3COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, लेकिन पूरा एसोसिएट नहीं हुआ है ना, डाइमर बना है और पूरा एसोसिएट नहीं हुआ। केवल कितने परसेंट CH3COOH एसोसिएट हुआ है? ओनली 10%। तो इसके अंदर आपको पता है I निकालना है, तो हम फॉर्मूले से जाएंगे 1 + 1/n - 1। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले में अल्फा लिखवाया था, आप उसको जरा चेंज कर लो अपनी कॉपी में, उसको बीटा बोल दो, क्योंकि अल्फा तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं। हम यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए भी अल्फा यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में किया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको बीटा बोलें। तो बीटा क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या मतलब है कि इसमें से कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन एसोसिएट होकर के डाइमर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ दिया 10%। तो हम देखो कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। ये n क्या है कि कितने मोल CH3COOH मिलकर के वो बना रहे हैं, है ना। डाइमर है तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 + 1/2 - 1 × 0.1। समझ गए? 0.1 10% एसोसिएशन, तो यहाँ पर 0.1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 + देखो जरा, ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, -½ × 0.1, तो हो जाएगा माइनस ये हाफ यानी 0.5 × 0.1, तो 0.05। तो आंसर आएगा 0.95। तो आई की वैल्यू 0.95 आ गई, तो आई की वैल्यू 1 से कम आ गई, मतलब एसोसिएशन का केस है। तो आपने अगर 1 मोल CH3COOH डाला होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो अब बाद में जब आप चेक करोगे तो वो 0.95 बचेगा, 0.95 बचेगा। अब सोचो इस चीज़ को ज़रा अच्छे से और समझते हैं, ध्यान दो। अब इसको अच्छे से समझ के ख़त्म करेंगे। यहाँ से मैंने CH3COOH डाला, कितना डाला? 1 मोल। अब यहाँ जाकर कितना बन गया? 0.95 मोल। अब क्या वो पूरा CH3COOH है? तो आंसर इज नो। उसके अंदर वो डाइमर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 मोल का यहाँ जाकर 0.95 बन गया। अब ध्यान से सुनना, इसका 1 मोल होता है बेटा 46 ग्राम्स। कितना होता है चेक कर लो, इसका 1 मोल होता है 46 ग्राम। अब जब वो 46 ग्राम यहाँ गया तो 0.95 बन गया, तो मोलर मास हैज चेंज्ड। नाउ द न्यू मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास ऑब्जर्व्ड कितना होगा? आप बोलो। ये होगा 46 डिवाइडेड बाय गिवन मास, सॉरी मोलर मास होगा गिवन मास जो 46 ग्राम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला ये होता है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा? गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये एक्सचेंज कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे? 0.95। आप देख लो 46 से ज़्यादा हो गया। तो जो चीज़ पानी में डालकर नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम हो जाएंगे, मतलब एसोसिएट हो जाएगा, उसका मोलर मास पानी में जाने के बाद जितना एक्चुअल मोलर मास था थियोरिटिकल, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आई जो है इट इज फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। फाइनल मोल्स मतलब W अपॉन M ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय W अपॉन M थ्योरेटिकल। तो यहाँ से आंसर आएगा M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको बहुत जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको ये भी पता है कि वेपर डेंसिटी नाम की एक चीज़ होती है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर डेंसिटी ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगी, अगर मैं मान लूँ 1 मोल गैस का मान लूँ तो डेंसिटी होगी बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय, ये गैस के लिए हो गया, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे मोलर मास गैस का जो m होगा वहाँ पर हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, तो हमको पता है ये 2 अपॉन वॉल्यूम दोनों गैसेज की सेम होगी एवोगैड्रो लॉ से, क्योंकि सेम ST मतलब एक ही कंडीशंस में हम निकाल रहे हैं। तो वी गैस कट जाता है तो आंसर आता है m/2। तो जैसा रिलेशन मोलर मासेस का है सेम रिलेशन वेपर डेंसिटी का भी बोल सकते हैं। कैसे, हम बोलेंगे यहाँ पर वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। नोट करो इसको। तो वेपर डेंसिटी के रूप में भी आप कॉलीगेट इसको वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि वॉन टॉप फैक्टर से हमको ये पता लग जाता है 1 मोल सॉल्यूट का डालने पर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल में कन्वर्ट हो गया। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। ध्यान देना बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया समझ लो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का दी एंड होने वाला है। देखो जरा, अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर, या ऐसा बोल लो जो कि केवल और केवल इस चीज पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने डाले गए, किसके, सॉल्यूट के। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर के टूट जाता है, आपने 1 मोल डाला वो जाकर के बन गया 2 मोल, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो 2 मोल के हिसाब से इफेक्ट होगी। सॉल्यूशन को तो ऐसी फीलिंग आएगी मेरे अंदर 2 मोल सॉल्यूट के डले हैं, 1 नहीं डाला है। तो इसका मतलब ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, इनके सामने जब भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सॉल्यूट के, तो उसके सामने आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा ही इनके अंदर, उसमें आई और लगा देना। तो जब भी आप कोई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लिखोगे, अभी बता रहा हूँ 1 सेकंड रुक जाओ, तो आप उसके आगे जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा तो वहां पर आई लगा देंगे, बस यही फर्क है। देखो कैसे, हमने अभी लास्ट लेक्चर में RLVP का पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, अभी अभी पढ़ के आए हम। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो NB के हिसाब से चेंज नहीं होगी बेटा। NB के हिसाब से चेंज कब होगी, जब सॉल्यूट पानी में जाकर के टूटे फूटे ना या जुड़े ना। लेकिन अगर सॉल्यूट टूटने फूटने वाला हुआ या जुड़ने वाला हुआ तो उस केस में NB की वैल्यू NB ना होकर क्या हो जाएगी, I इंटू NB। कैसे, हमको तो पता ही है कि फाइनल मोल सॉल्यूशन में जाकर क्या होते हैं, I इंटू इनिशियल मोल जितने हमने डाले होते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह NB ना लिखकर INB लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, INB। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां पर पानी ले लिया, इसमें भी जितना पानी उतना ही पानी इसमें भी है, यहां डाल दिया मैंने 1 मोल NaCl और यहां डाल दिया मैंने 1 मोल यूरिया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड इन बोथ द केसेस। यहां भी वेपर प्रेशर में कुछ कमी आएगी, यहां भी वेपर प्रेशर में कुछ कमी आएगी, लेकिन दोनों जगह वेपर प्रेशर में कमी सेम नहीं आएगी, नहीं सेम आएगी। क्यों, आपने तो अपनी तरफ से 1 मोल यूरिया और 1 मोल NaCl डाला, आपने बोला जी 1 मोल सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा ये 1 मोल जाकर के अंदर तो 2 मोल बना देगा, और ये तो ऊपर आकर के बहुत सारी सरफेस की साइड्स को घेर लेगा, पानी को इवेपोरेट कम होने देगा ये वाला। तो यहाँ पे जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि जब ज़्यादा सॉल्यूट के मोल्स हो गए तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग भी ज़्यादा हो गई। इसीलिए तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनको फर्क पड़ता है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला है, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो RLVP है वो 1 मोल के हिसाब से होगा, और यहाँ पे जो RLVP है उसको ऐसा फील होगा कि 2 मोल सॉल्यूट डाल दिया। तो यहाँ पे जब आप RLVP लिखोगे, यहाँ पे अगर कोई RLVP निकालने को बोलेगा तो वो देखो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो क्या बोलोगे आप, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला। और जब आप यही फॉर्मूला इसमें लगाओगे, उस सॉल्यूट में जो टूटता नहीं है, तो उस वक्त आप आई की जरूरत ही नहीं है। तो आई की जरूरत केवल और केवल कब है, जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो या फिर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो। अब ये सॉल्यूट हमको पता है ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज हमारे 3 फेवरेट है ना। तो इसलिए ये जो है
इस केस में आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। और जब आई 1 होता है तो बेटा एक्सप्रेशन में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है, ये आई की जरूरत ही नहीं है। तो जब इसमें लगाएंगे यूरिया के केस में तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एन वाटर। ये RLVP है यूरिया का और ये RLVP है जब NaCl डाला गया। क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू आएगी RLVP की, दिस विल बी मोर। तो जब ज्यादा सोल्यूट तो ज्यादा RLVP, कम सोल्यूट तो कम RLVP। अब चेक कर लो, एन वाटर को कुछ भी डाल दो, मान लो वाटर के 2 मोल थे तो ये कितनी आ गई 2/4 यानी कि 0.5। और ये कितनी आई, ये आई 1/3 यानी कि 0.33। तो इसका मतलब यहाँ पे RLVP कम है, ऊपर RLVP ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि RLVP इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितना सोल्यूट डाला है। ज्यादा सोल्यूट तो ज्यादा RLVP, कम सोल्यूट तो कम RLVP। सोल्यूट तो बराबर डाला है लेकिन वो जाकर ज्यादा बन गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कॉन्सेप्ट है RLVP का। मैं आपको RLVP पर और 1-2 चीजें बताऊंगा और फिर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको RLVP के ऊपर जो हमने पहली लास्ट क्लास में, मतलब 5th क्लास में जो पढ़ा था उसी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ध्यान दो जरा। RLVP जो होता है, दिस इज इक्वल टू LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो ये होगा P0A माइनस PA अपॉन P0A। इसको हमने क्या बोला था, इट इज NB अपॉन NA प्लस NB, यही बोला था हमने। फिर हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था, जिसको मैंने मोडिफाइड बोला था, है ना, मोदी जी के नाम पे। तो मोडिफाइड जो था ये RLVP, वो क्या था, वो था P0A, न्यूमरेटर सेम रहता है बेटा, PA डिवाइडेड बाय, नीचे P0A की जगह PA आ जाता है और राइट में NB की जगह NA आ जाता है। हाँ कि ना? यही था हमारा मोदी जी वाला फॉर्मूला, मॉडिफाइड, है ना। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला उनके लिए यूज हो सकता है जो कि सॉल्यूट टूटते नहीं है। अगर सॉल्यूट जाके मान लो टूटना शुरू हो जाए तो ये फॉर्मूला जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप मुझे सोच के बताओ, आप कि इस फॉर्मूले को अगर मुझे उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करना है जो कि टूट फूट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं, क्या मैं यूज कर सकता हूं? नहीं भैया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 1 मोल NaCl डालोगे, यहां पे 1 पुट कर दोगे, जबकि वो बनेगा तो 2। क्या करूं, बोलो? बोलो। तो जब भी टूटने फूटने वाला हो, ध्यान रखना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो मॉडिफाई होते हैं, उसके आगे आई लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स टूट फूट कर आई हो जाते हैं, मतलब आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहीं पे लगाना है तो ये हो जाएगा। अभी किया हमने, यहां भी आई लगा दी और यहां भी आई लगा दी NB के सामने। अच्छा, ये जो मॉडिफाइड फॉर्मूला था इसमें तो NB नीचे होता ही नहीं है, तो इसमें आई बस ऊपर लगाना है। तो आप इस फॉर्मूले को अपना वर्किंग फॉर्मूला बना लोगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही वाला फॉर्मूला बेटा इस्तेमाल होता है। जो बच्चे उस फॉर्मूले के चक्कर में रहते हैं वो सवाल छोड़ के आते हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं आपको। तो आपको ये मोदी जी वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो, मोदी जी वैसे ही हमेशा जीतते हैं, है ना। तो अगर हम ये फॉर्मूला लाएंगे तो शायद हमारा भी भला हो जाएगा। तो प्लीज अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इसी फॉर्मूला को यहां पर बेटा मोल फ्रैक्शन और NB अपॉन NA की जगह कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? मोलैलिटी। तो मैं इस फॉर्मूले को मोलैलिटी के हिसाब से बनाऊंगा। जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पर मोलैलिटी लेकर आएंगे, ध्यान देना। इसको देखते हैं। ये होगा I इंटू NB को तो रहने दो, क्यों भैया, मोलैलिटी में तो चाहिए ना। मोलैलिटी में आपको याद दिला देता हूँ, है ना। वैसे तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम ये सब भूल जाते हैं। M/W, ये जो M है किसका है? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी N/W होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके आना। अब देखो नीचे क्या है, नीचे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको सॉल्यूट लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, नीचे देखो यहाँ पे मोलैलिटी में क्या है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया नीचे, लेकिन मुझे साथ में बेटा 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो यहाँ पर ये मेरे को इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जरा, ये 1000 मेरी अपनी मनगढ़ंत 1000 है, ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। 1000 से इधर करा तो 1000 से यहाँ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो जरा,
है ना। तो ये क्या हो गया देखो जरा, सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो इसको मैं लिख दूं ऐसे आई इंटू मोलैलिटी इंटू, ये ऊपर चला गया बेटा न्यूमरेटर में, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला एक बार जेई में उन्होंने पूछ लिया था कि भैया ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली, ये किसके बराबर है, और 4 ऑप्शंस गिवन थी जिनमें से एक ऑप्शन ये थी। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमको पहले से पता होगा कि ये वाली चीज़ हम NB/NA भी लिख सकते हैं और इसी चीज़ को हम मोलैलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा, जिंदगी एकदम आसान ही आसान, है ना। क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन दोबारा उन्होंने जेई में पूछा एक बार। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले के बिना गुजारा नहीं हो सकता, सिर्फ इससे भी काम चल सकता है। आपको मोलैलिटी दी होगी तो उससे आप NB या NA में से कुछ निकाल लेना और फिर आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के भी, लेकिन फॉर्मूला पता हो ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार ये तो मुझे फॉर्मूला ही आता है ना, और फिर आप सीधा उसको लगा करके आंसर निकाल सकते हो। ओके गाइज, तो मैंने आपके सामने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, प्लीज़ क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें, 2-3 मिनट का टाइम स्पेंड करें, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो वापस आए, देखेंगे कैसे होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन में बोला 2 मोलल मतलब मोलैरिटी दे रखी है, एक्वस सॉल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर इक्वल टू डैश, आपको दे दिया P0 ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 103.6 mmHg। तो आपसे पूछ लिया कि भैया 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, आपको प्योर सॉल्वेंट का दे दिया 103.6 mmHg। ध्यान देंगे कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधा मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगा देना है। आपको तो पता ही है कि P0 माइनस PA अपॉन PA, P0 माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अच्छे से, इज इक्वल टू मोलैलिटी वाला फॉर्मूला बोलो, I इंटू मोलैलिटी, है ना, इंटू क्या आता है बोलो, I इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है ये वाली बात। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आएगा I तो 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा कौन सा सॉल्यूट है तो हम मानेंगे कि I की वैल्यू 1 है, मोलैलिटी 2 है, ये कितना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 0.036, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, P0 दे रखा है बेटा 103.6 माइनस PA, है ना, इस PA को नीचे वाले को यहाँ ले जाओ, PA ये उधर चला जाएगा पूरा, तो यहाँ से आ जाएगा 1.036 PA इज इक्वल टू 103.6, नीचे ले आओ तो PA की वैल्यू आ जाएगी 103.6 डिवाइडेड बाय 1.036। सॉल्व हो रहा है, कट गया, 100 आ गया आंसर, तो PA की वैल्यू आ गई 100। तो बेटा आपके पास एक सॉल्वेंट था पानी, जिसका वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 103.6 दे रखा था, आपने उसके अंदर 2 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 2 मोल आपने कोई सॉल्यूट डाल दिया, वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही माना जाएगा, क्योंकि अगर वो टूटना फूटना होता तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती, ठीक है। तो अगर वो देता तो यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देते, फॉर्मूले से हमारा आंसर 2 मिनट में निकल जाता। और एक क्वेश्चन देखेंगे। Okay guys, so 3 more questions are written in front of you. Please take a screenshot and spend about 2 to 3 minutes per question and then come back to the lecture. Please take a screenshot. मैं फटाफट से क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ in case the writing is not clear. So 180 gram of glucose is dissolved to form 1080 gram of aqueous solution. Calculate vapor pressure of solution. Second question is similar. Calculate the vapor pressure of 10% W by W urea solution. Third question is 60 gram of urea is dissolved in 180 gram of water. Calculate percentage decrease in vapor pressure. ठीक है, तीनों questions attempt करो. So let's see the solutions. चैप्टर भी सॉल्यूशन और क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। देखो जरा, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो मैं सीधा देख रहा हूँ बेटा n ग्लूकोज इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 180 ग्राम ग्लूकोज डालने के बाद 1080 ग्राम सॉल्यूशन का मिला, तो उसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कितना है, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं क्या, हाँ एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर कितना है उसमें 900 ग्राम्स। कैसे पता, 1080 में से 180 ग्राम तो ग्लूकोज है, तो 900 ग्राम पानी बचा ना, मतलब टोटल सॉल्यूशन में से इसको माइनस कर दो तो आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास है 900
अपॉन 18, आंसर है 50। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है 30 टॉर। तो ध्यान दो, ये इक्वेशन लगाए थे, ये इक्वेशन लगा दूँ, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी, इसको पी एस या पी ए भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। क्या होता है ये, एन बी अपॉन एन ए। तो देखो ज़रा, एन बी कितना है 1 अपॉन 50। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी ए इधर आ गया, तो ये आएगा 50 पी नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए। ये इसको क्रॉस, ये बीच में से हट गया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आए, तो ये हो गया 50 पी नॉट इज इक्वल टू 51 पी ए। तो पी ए आ गया 50 इंटू पी नॉट। पी नॉट कितना दिया बेटा, क्वेश्चन में दिया है 30 टॉर, 30 अपॉन 51, दिस इज द आंसर, टॉर में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द वीपी ऑफ 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। नई चीज़ दे दी, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, याद है, तब तो लग रहा था कि ऐसी फालतू बोलते आ रहे हैं, पता नहीं क्या 11th के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ यूज़ होनी है, इसलिए पढ़ाई गई थी। 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया सोल्यूशन, क्या मतलब है, मतलब है 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये मतलब है बेटा, ये सोल्यूशन चालू हो गया, मतलब आंसर चालू हो गया। 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो मतलब है। तो इसमें बताओ 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन, तो पानी कितना, पानी है वाटर इज 90 ग्राम, वाटर कितना है 90 ग्राम। तो 10 ग्राम यूरिया, 90 ग्राम पानी, 100 ग्राम सोल्यूशन, यही तो मतलब है इसका। अब देखो क्या निकालना है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर निकालना है। प्योर का पी नॉट मान लो, प्योर का पी नॉट मान लेते हैं, पानी, प्योर पानी का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 10 अपॉन 60, मोलर मास यूरिया का 60 होता है, सो इट इज़ 1/6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, ये है 90 अपॉन 18, कितना आया 5। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, डेल्टा पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, और अच्छा रहेगा ना, और अच्छा रहेगा। डेल्टा पी होना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। यहाँ से देखेंगे डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा पी, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट माइनस पी जिसको हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो क्या आएगा, थोड़ी जगह ले लें कहीं से, यहाँ लिख देता हूँ, फिर बाद में इसके लिए हम मिटा देंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी उधर गया, 30 इधर आया, तो ये हो गया 30 पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी, तो ये आ गया 30 पी नॉट इज इक्वल टू 31 पी। तो पी आ गया 30 अपॉन 31 पी नॉट। देख लो बेटा, आप खुद देख लो अपनी आंखों से, आंखें खोल के देखो इसको, ये जो पी आया है इट इज़ लेस देन पी नॉट, इट इज़ लेस देन पी नॉट। तो यूरिया डालने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो पहले के वेपर प्रेशर से कम हो गया, यही तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना। इसी की तो बात पिछले 1.5 घंटे से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, किस किस का आंसर आ गया, 30/31 आ गया था आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 60 ग्राम ऑफ यूरिया, तो फटाफट से निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया, 60 अपॉन 60, मोलर मास 60 होता है, 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 180 अपॉन 18, ये आ गया 10। 10 मोल पानी में 1 मोल यूरिया डाला। कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, है ना। तो नई चीज़ है परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। इसके लिए हम मोदी जी वाला फॉर्मूला ना लगाएं इसके लिए हम लगाएं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट। ये क्या है बेटा, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है या फ्रैक्शनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये सीधा भी निकल सकता है। मोदी जी वाले फॉर्मूले से तो क्या है कि RLVP नहीं निकलता, उससे क्या निकलता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। RLVP में नीचे पी नॉट ए होना चाहिए, तो ये RLVP है। RLVP को हम ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रैक्शनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सीधा परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा या परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो देखो जरा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों फॉर्मूलों को हमको एकदम टिप्स पे रखना है ना। कॉम्पिटिशन में मोदी जी का फॉर्मूला और नॉर्मल स्कूल के अंदर ये वाला फॉर्मूला,
ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2.6 ध्यान से सुनना, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2.6 सॉल्यूशंस का देखा होगा, तो उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करिए, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। जरा अपनी बुक में देखना उस क्वेश्चन को 2.6 को। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आंसर आएगा एन बी कितना है 1 अपॉन 10 प्लस 1, आंसर आएगा 1 अपॉन 11। ये हो गया बेटा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये है फ्रैक्शनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा 100/11 इज इक्वल टू 9.9 ऐसे कुछ आएगा, 9.09%। ठीक है, 9.09। अगले 2 क्वेश्चंस आपके सामने आपकी खिदमत में पेश हैं, इनको प्लीज नोट करें और सॉल्व करें। चलो देखते हैं कैसे होगा। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 12% W/V सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 12% W/V क्या मतलब है? इसका मतलब 12 ग्राम यूरिया इन 12 ग्राम यूरिया इन क्या इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ml व ml से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी दे रखी है 1.2, तो ml को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी के साथ, आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा कितना 120 ग्राम। तो 120 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम यूरिया है, 120 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम यूरिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं मोदी जी वाला, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, पी ए निकालना बड़ा सिंपल है, एन बी तो आई क्या यूरिया के मोल, मैं सीधा निकाल रहा हूँ 12/60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 108 है ना बेटा। 120 ग्राम में से 12 ग्राम यूरिया है तो 108 ग्राम पानी है ना, डिवाइडेड बाय 18। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ चुके हैं। लेफ्ट में देखो पी नॉट तो आपको पता ही है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/5 और नीचे आ जाएगा 6, तो फिर से 1/30 आ गया, कर चुके हैं कैलकुलेशन। ये किसके बराबर आएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी ए सॉल्व करने पे आ जाएगा 30/31 पी नॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे दी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो बेटा मोल फ्रैक्शन को इंटरप्रेट ऐसे करो कि जब भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दी और सॉल्यूशंस का सवाल हो तो सबसे पहले पूरे सॉल्यूशन को 1 मोल मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए? 1 मोल। उस एक में से 0.1 सॉल्यूट हो जाएगा और 0.9 आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जैसे ही आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे रखा है 0.1, तो सीधा सीधा बोल दो कि 1 मोल मान लिया सॉल्यूशन का, उसमें से 0.1 मोल यूरिया है और उसमें से 0.9 मोल पानी है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे ही आप देखो मोल फ्रैक्शन, आप सीधा ये वाला काम तो कर ही दो। अब सोचना है क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वीपी, वीपी मतलब पी निकालो, पी है ना, पी नॉट नहीं, पी नॉट तो गिवन है, तो हम बोलेंगे पी नॉट माइनस पी, ए लिखना लिखो नहीं लिखना मत लिखो, डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू क्या होता है एन बी अपॉन एन ए। एन बी ये रहा बेटा 0.1, एन ए ये रहा बेटा 0.9, तो ये हो गया 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये आ गया 9 इधर आकर 9 पी नॉट माइनस 9 पी, ये इधर पी उधर चला गया, तो ये आ गया P इज इक्वल टू 9/10 पी नॉट। आंसर आपकी नजरों के सामने है। किस किस का ये आ गया? वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा गया। ठीक है, तो अगर आपका इसका आंसर 9.09 टाइप्स आ गया था तो बहुत ही खुशी की बात है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने कितना सीखा है। तो आप सब लोग इन 2 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको क्वेश्चंस अभी रीड करूँगा पहले, और फिर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अपनी कॉपी में। दोनों क्वेश्चंस के लिए यू कैन टेक अप टू 3 मिनट्स ईच एंड फाइंड द फाइनल आंसर। ठीक है, इससे हमारी परीक्षा होगी कि हमने जो अभी तक लेक्चर देखा है वो हमने सो के देखा है या जाग के देखा है, क्या हमने बातों को ढंग से सुना है या हमने नहीं सुना है। तो इस परीक्षा में आप सफल हो ऐसी कामना के साथ प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले, और मैं क्वेश्चंस को रीड भी कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज़ अ वेपर प्रेशर इक्वल टू दिस।
2 मोलर, मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज 30 टॉर। दूसरा, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। अगले पे आते हैं, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट RLVP। तो आप सब लोग जल्दी से, बहुत होनहार, सिंसियर, अच्छे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोनों क्वेश्चंस को, है ना, खुशी खुशी, बुरे मन से नहीं करना, साफ मन से, बुरी बुरी बातें मन में नहीं आने देनी। चलो इस पे आते हैं, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितनी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये जो लीटर वीटर वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड करती हैं, ग्रुप ए में जो होती हैं, है ना, उनका इस चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ करके उनको ग्रुप बी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी इसीलिए दे रखी है, तो आपको इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मास में, है ना, मास का यूज होगा। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना होगा बेटा, 1000 तो उसकी वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.2, तो आंसर आता है 1200 ग्राम। 1200 ग्राम। तो इसका मतलब 2 मोल यूरिया, 2 मोल यूरिया मतलब कितना, 2 मोल यूरिया सुन के चार बोतल वोडका की याद आती है। 2 मोल यूरिया कितना है, इट इज 120 ग्राम यूरिया। 120 ग्राम यूरिया कितने में बड़ा हुआ है, 1200 ग्राम सॉल्यूशन में। तो पानी कितना है, 1080। तो वाटर, ये टोटल सॉल्यूशन माइनस 120, 1080, ये वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पानी के मोल कितने होंगे, 1080 अपॉन 18, आंसर आएगा 60 मोल्स। यूरिया के मोल कितने हैं, दे ही रखा है 2 मोल, ठीक है। निकालना क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है ना। तो मोदी जी का फॉर्मूला लगा दो। मोदी जी का फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू NB अपॉन NA। NB है 2 अपॉन NA है 60। यही है मोदी जी का फॉर्मूला। इसे P निकाल लो बेटा, निकालोगे तो वही आएगा 30 अपॉन 31 P0। दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट RLVP। तो हम बोलेंगे RLVP। तो RLVP निकालने के 2 तरीके, एक तो ये है कि P0 माइनस P अपॉन P0 कर दो, है ना। अगर ये नहीं होता तो इट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये कर दो, ये बहुत ही अच्छी बात है, राउल्ट्स लॉ से आया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है NB अपॉन NA प्लस NB, ये आएगा NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सो इट इज 6 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, 180 अपॉन 18 प्लस 6 अपॉन 60। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.1 अपॉन 10.1, ऐसे कुछ आएगा। तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 101, RLVP आ गया, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2.6 इन NCERT, प्लीज उसको अपने सामने खोलें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.6, उस क्वेश्चन के अंदर NCERT ने अपना एक जुगाड़ लगाया है। वो एक जुगाड़ है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली RLVP का फॉर्मूला होता है P0 माइनस P अपॉन P0, ये होता है NB अपॉन NA प्लस NB, NA प्लस NB। अब NCERT ने बोला है कि अगर सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही डाइल्यूट हो जाए, समझ में आ रहा है, मतलब इतना डाइल्यूट हो जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतने कम हो जाए, किसके सामने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सामने। तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि जो NB है इट इज मच लेस एज कंपेयर टू NA। लिखो जरा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ये वाली चीज होगी। तो अगर ये वाली चीज हो गई तो इस डिनोमिनेटर पे नजर डालो, डिनोमिनेटर के अंदर NB बहुत कम है, किसके सामने NA के सामने, तो NB को काट दो। तो इक्वेशन आ गई NB अपॉन NA इज इक्वल टू RLVP। ये किसके लिए लगा सकते हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये सच नहीं है, ये गलत है, ये अप्रॉक्सीमेट है ना। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ मोदी जी के फॉर्मूले जैसा है, लेकिन ये एक्चुअली मोदी जी का फॉर्मूला नहीं है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको राहुल गांधी का फॉर्मूला बोल देते हैं, है ना। तो ये जुगाड़ू फॉर्मूला है, ये राहुल गांधी का फॉर्मूला है। तो आई होप इट इज क्लियर। ये डेल्टा P अपॉन P0, तो लेफ्ट में तो RLVP है, लेकिन राइट में मोदी जी वाली चीज है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर हमने RLVP के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे, लेकिन इन सब क्वेश्चंस के अंदर आप अगर नोट करो तो मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको अभी तक नहीं दिया जिसके अंदर सॉल्यूट में टूट फूट हो रही हो, मतलब क्वेश्चन में I की वैल्यू का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया।
तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे कराता हूं जिसके अंदर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। आर यू क्लियर? ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके मित्रों, सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने आपको बोला था कि हम एक दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट की टूट फूट हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट की टूट फूट हो रही है, डिसोसिएशन का केस है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। 1 मोल ऑफ NaCl, अल्फा इज इक्वल टू 0.6, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है। NaCl वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इफ इट इज नॉट गिवन, बट यहाँ पे हमको दे रखी है तो अल्फा को हमको 0.6 मान करके चलना है। इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1 वॉन टॉ फैक्टर आई निकालना है, नंबर 2 ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालना है, और नंबर 3 डिक्रीज इन वेपर प्रेशर निकालना है। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ NaCl, अल्फा दे दिया 0.6, अल्फा दे दिया 0.6, ध्यान देंगे। तो अल्फा जो है उसका इस्तेमाल वॉन टॉ फैक्टर कैलकुलेशन में यूज होता है। क्या होता है? I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही होता है वॉन टॉ फैक्टर। तो कितना आएगा? 1 प्लस n, n कितना है बेटा? n है 2 माइनस 1, n तो आप समझते हो ना, NaCl जब टूटेगा तो 2 में टूटेगा, किस किस में? Na प्लस और Cl माइनस, तो इसलिए इसका जो छोटा है ना वो 2 है, इंटू अल्फा, अल्फा है 0.6, आंसर आएगा 1 प्लस 0.6, 1.6 आएगा। तो इसका मतलब जो I है वो 1.6 है। समझ गया क्या मतलब है? तो 1 मोल NaCl बेटा पानी में जाकर 1.6 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट को ऐसा फील होगा कि हमने 1 मोल सॉल्यूट नहीं डाला है, कितना डाला है? 1.6 मोल। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब देखो फॉर्मूला कहता है मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स फाइनल मतलब सॉल्यूशन के अंदर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, मतलब सॉल्यूशन से जब बाहर थे तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास फाइनल, फाइनल का मतलब ऑब्जर्व्ड, अपॉन W अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल, W कट जाता है तो M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड जो होता है वो भी I के बराबर होता है, ये हम देख चुके हैं, तो वही यूज़ करना है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास तो पता है, NaCl का थ्योरेटिकल मोलर मास होता है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो टोटल ये होता है 58। तो 58.5 डिवाइडेड बाय M ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से M ऑब्जर्व्ड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 58.5 अपॉन 1.6। तो आप देखें यहाँ से ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो मोलर मास ऑब्जर्व्ड होगा उसकी वैल्यू मोलर मास थ्योरेटिकल से कम आने वाली है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, पहले 58.5 ग्राम का एक ही मोल होता था, अब 58.5 ग्राम में 1.6 मोल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मोल का जो मास है वो कम हो जाएगा। सो इट इज़ लेस देन 58.5, जो कि डिसोसिएशन के केस की एक खासियत भी है। परसेंटेज डिक्रीज इन वीपी, परसेंटेज डिक्रीज इन वीपी, तो RLVP का फॉर्मूला लाएंगे, RLVP होता है P0 माइनस P बाई P, P0 माइनस P बाई P। अब ये जो होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से निकल जाएगा क्या? NB अपॉन Na प्लस NB। ध्यान दो बेटा, ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर सॉल्यूट टूटने फूटने वाला है तो NB के सामने I लग जाता है, NB के सामने ऊपर भी और नीचे भी I लग जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? हमने यहाँ पर वो मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे को यहाँ पर NB अपॉन Na नहीं निकालना, यहाँ पर तो मेरे को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, जो कि होता है NB अपॉन Na प्लस NB इन नॉर्मल सिचुएशन। बट इन द केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन हम NB के सामने हमेशा क्या लगाए थे? I लगाए थे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो I लगा दिया, I आया 1.6 इंटू NB है 1 डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो हमको दे रखा है 180 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें 10 मोल पानी का, तो नीचे आएगा 10 प्लस 1.6 इंटू 1, आंसर आएगा 1.6 अपॉन 11.6। दिस इज द आंसर। सॉल्व कर लेना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रैक्शनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो करके आंसर निकाल लें। अच्छा, तो एक चीज़ देखो बेटा, RLVP जो है वो उसका एक्सप्रेशन
इन द केस ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन में आई लग जाता है सामने, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि RLVP एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, आप बोलना बिल्कुल है। अगर वो बोले कि RLVP जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो टूटने फूटने के केस में या डिसोसिएशन एसोसिएशन के केस में क्या वो आई से मल्टीप्लाई हो जाती है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसके अंदर आई जो लगा है वो ऊपर भी लगा है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी कहीं ना कहीं आई लगा है। तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी उसको सीधा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे भी एक टर्म आई से मल्टीप्लाई हुई। तो ये चीज़ जरा अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इन केस ऑफ RLVP, इन केस ऑफ RLVP which is a colligative property, comma, the colligative property is not directly multiplied by I in case of association or dissociation. The colligative property is not directly multiplied by I in case of association or dissociation. बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की जानकारी है जिसको आप हमेशा याद रखो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला गया 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 156 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर जो बेंजीन है इट इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्वेंट, ठीक है। आपसे बोला गया उसका वेपर प्रेशर बेंजीन का 200 टॉर दे रखा है प्योर का। तो आपसे बोला गया एज्यूम 30% एसोसिएशन, ये 30% मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे आपस में और डाइमर बनाएंगे, ये भी दे रखा है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। 3 से 4 मिनट का टाइम लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे फाइनल वेपर प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन का। चलो, सो लेट्स सी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइनल वेपर प्रेशर निकालना है तो मॉडिफाइड फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो नॉर्मल RLVP की डेफिनेशन इज बेटर। लेकिन अगर फाइनल वेपर प्रेशर पूछा है तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये RLVP का फॉर्मूला से बेटर फॉर्मूला हमारा हो जाता है कौन सा? मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला। तो देखें जरा क्या बोलता है मॉडिफाइड फॉर्मूला, P0 माइनस P अपॉन P। नीचे P सॉल्यूशन आता है और RLVP में नीचे P0 आता है, बस यही फर्क होता है। दिस इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब देखो जरा, क्योंकि यहाँ पर ये एसोसिएशन की बात है तो जहाँ पे भी NB आएगा वहाँ पे I भी आएगा, वहाँ पे I भी आएगा। तो हम अलग से एक जरा देख लेते हैं। हमको तो पता ही ये डाइमर बनना है, तो 2 मोल्स ऑफ CH3COOH विल कन्वर्ट इनटू CH3COOH का डाइमर। ये डाइमर है ये। और हमको ऐसे केस में आई निकालना आता है। हमने फॉर्मूला याद कर रखा है 1 + 1 अपॉन n-1 इंटू बीटा। मैंने आपको बताया था बीटा क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अगर परसेंटेज एसोसिएशन दे रखी है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपके पास आ जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों चीज़ें 1 से कम होती हैं। तो अगर परसेंटेज में दे रखी है तो 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो इट विल बी 1 + 1/n 1/2, क्योंकि 2 मोल्स जुड़कर डाइमर बना रहे, -1 इंटू 0.3। आंसर आएगा 1 + 0.5 इंटू 0.3। ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आंसर आएगा 0.85। तो आई की वैल्यू आ गई 0.85, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा P0 जो कि दे रखा है 200 माइनस P/P इज इक्वल टू आई आ गया हमारा 0.85 इंटू NB कितने मोल डाले 3 डिवाइडेड बाय बेंजीन के कितने सॉल्वेंट के आप निकाल लो 156/78 कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। तो 2 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.85 इंटू 3 होता है 2.55/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2.55P इज इक्वल टू ये इधर चला गया, ये इधर आ गया 400 माइनस 2P उधर, ये इधर नहीं 2P उधर बस। तो ये आ गया 4.55P इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 4.55। ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर RLVP पूछा होता तो भी हम सॉल्व कर लेते। उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P0 माइनस P/P0। ये सीधा XB के बराबर भी होता है। तो अगर मुझसे मान लो ये पूछा होता तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए मैं बोलता NB अपॉन Na + NB, लेकिन I को लगाना नहीं भूलेंगे। तो RLVP डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता था, लेकिन क्वेश्चन मुझने पूछा था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला इज बेटर।